नमस्कार, वेलकम टू एजुकेशन थेरेपी। दोस्तों, आज हम उत्तर प्रदेश बोर्ड कक्षा 10 विषय विज्ञान का जो ऑफिशियल मॉडल पेपर है उसको आज हम हल करेंगे। जैसा कि 4 तारीख को आपका विज्ञान का बोर्ड पेपर है, तो इससे पहले ही आपका ऑफिशियल मॉडल पेपर आ चुका है, उसको हम यहाँ पे हल करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पेपर का जो भी इंस्ट्रक्शन है वो सब कुछ दिया हुआ है। यहाँ पेपर आपका 3 खंड में विभाजित है। तो खंड का फिजिक्स के लिए, खंड का केमिस्ट्री के लिए और खंड का जो है हमारा वो बायोलॉजी के लिए है। तो यहाँ खंड का से हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव टाइप जो बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं सबसे पहले वो हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पे आप देखिए क्या कह रहा है। मैं थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूँ। देखिए, किसी वस्तु का वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बन सकता है। तो वस्तु से बड़ा और आभासी प्रतिबिंब कैसे बनेगा? ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं और कौन से प्रश्न हैं। पहले हम क्या करेंगे कि जितने भी प्रश्न हैं वो सारे प्रश्न पहले एक बार पढ़ लेंगे पूरा पेपर, उसके बाद इसका सॉल्यूशन यानी इसको हल करना शुरू करेंगे। इसके बाद अगला पूछा है प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक। प्रतिरोध का नहीं, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक पूछा है। चलिए आगे देखते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। चलिए, ये सारे ऑब्जेक्टिव हैं। अभी आगे मैं सबका एक लाइन से, एक क्रम से सबका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करूंगा। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। ठीक है, चलिए, तो ये भी प्रश्न है, इसमें 4 विकल्प दिए हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 आप देख रहे हैं यहाँ पे। प्रश्न नंबर 2 का वाहनों में किस प्रकार के दर्पण को पार्श्व दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता दी जाती है और क्यों? अगला प्रश्न है किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। वस्तु को लेंस से कितनी दूर पर रखें कि इसके द्वारा वस्तु का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने। ठीक है, तो यहाँ पर फोकस दूरी दी हुई है और प्रतिबिंब बनाना है 10 सेंटीमीटर दूर। तो वस्तु कहाँ रखेंगे ये बताना है। अगला है दूसरे का जरा दृष्टि दोष क्या है, इसका निवारण कैसे होगा। तीसरा प्रश्न है प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखने हैं और आपको यहाँ पे एक प्रश्न दिया है जहाँ पे फोकस दूरी यहाँ पे 20 सेंटीमीटर जो हमारा वक्रता त्रिज्या होती है वो दी है एक अवतल दर्पण की, और यहाँ पे 5 सेंटीमीटर दूरी पर और 15 सेंटीमीटर दूरी पर कोई वस्तु अगर रखी है तो प्रत्येक की स्थिति में प्रतिबिंब कहाँ बनेगा ये हमको बताना है। इसका अथवा वाला पोर्शन है, यानी तीसरे का अथवा आपको मिलेगा। आप चाहे ये करिए चाहे ये करिए, तो मैं यहाँ पे आपको सभी का उत्तर प्रोवाइड करूंगा, दूंगा। लेंस क्या होता है? प्रकाशित गुणों के आधार पर यह कितने प्रकार के होते हैं? उत्तल लेंस, ये उत्तर नहीं उत्तल लेंस है। ठीक है, उत्तल लेंस के प्रथम फोकस तथा लेंस के बीच पर स्थित वस्तु के प्रतिबिंब का किरण आरेख बना के हमको दिखाना है। ठीक है, इसके बाद अगला है तीसरे का किसी चालक की प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है? दिए गए पदार्थ की किसी L लंबाई तथा A मोटाई के तार का प्रतिरोध 4 ओम है। इस पदार्थ के किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसकी लंबाई आधी और मोटाई 2 गुनी हो जाए? ठीक है, अथवा में विद्युत विभवांतर की परिभाषा बतानी है। 10, 20, 30 ओम के रेजिस्टेंस यहाँ दिए गए हैं, तो इनका समांतर क्रम और श्रेणी क्रम में समतुल्य रेजिस्टेंस क्या होगा ये बताना है। चौथा प्रश्न है विद्युत मोटर का नामांकित चित्र बनाना है और कार्यविधि बतानी है। इसका अथवा पोर्शन है परिनालिका किसे कहते हैं, परिनालिका के बारे में बताना है, और क्षण चुंबक की सहायता से हम कैसे पता करेंगे कि कौन साउथ पोल कौन सा है और नॉर्थ पोल कौन सा है परिनालिका में। ठीक है, इसके बाद खंड ख में आप देख रहे हैं कि केमिस्ट्री का प्रश्न है। यहां भी आप देख रहे हैं Zn+CuSO4 ZnSO4+Cu रासायनिक अपक्रिया किस प्रकार की अपक्रिया है ये हमको बताना है। अगला देखिए, जल की कठोरता को हटाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है यहाँ पे? तो वैसे धावन सोडा इसका उत्तर है, बट मैं आगे आपको फिर बताऊंगा। अगला है निम्न में से किस यौगिक में OH एक क्रियात्मक समूह है? चलिए इसको भी आगे देखेंगे, हालांकि इसका उत्तर ब्यूटेनॉल ही होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में बताना है, रासायनिक अपक्रिया के उदाहरण भी देना है, बेकिंग सोडा बनाने की विधि बतानी है। अगला प्रश्न है आधुनिक आवर्त नियम जो है यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके बारे में बताना है, और बताना है अगर
आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या में क्या परिवर्तन होता है ये बताना है। 7वां प्रश्न देखिए, यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, इनका IUPAC नेम लिखना है। और उसके बाद 7वें का खा आप देखिए, संक्षारण किसे कहते हैं, धातुओं की संक्षारण रोकने की 2 विधियां बतानी है। 8वां प्रश्न देखिए, 8वां प्रश्न में कार्बनिक यौगिक में प्रतिस्थापन के बारे में लिखना है। साबुन की सफाई प्रक्रिया, समजातीय श्रेणी क्या होती है उसके बारे में लिखना है। या अथवा में आपको दिया है, ये सारे हमको समीकरण लिखने हैं, रासायनिक समीकरण इनके लिखने हैं। एथेनॉल सोडियम के साथ अभिक्रिया करेगा तो कैसे रिएक्शन होगा। एथिल अल्कोहल को 443 केल्विन ताप पर शांत सल्फ्यूरिक अम्ल में गर्म किया जाए तो के साथ गर्म किया जाए तो इसका रिएक्शन लिखना है। मीथेन को वायु में जलाया जाए, एथेनॉइक अम्ल एथेनॉल के साथ अभिक्रिया करें तो इन सब के क्या करने हैं, हमको रिएक्शन लिखने हैं। केमिकल रिएक्शन जो होते हैं वो पूरा लिखना है। एथेनॉइक अम्ल सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ क्रिया करें, एथेनॉइक अम्ल की सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया, और एथिल अल्कोहल का क्षारीय केमेनोफोर की उपस्थिति में ऑक्सीकरण। तो ये सारे भी अभी हम करेंगे। खंडगा है आपका बायोलॉजी में देखते हैं प्रश्न। ऑब्जेक्टिव टाइप पहला है, निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो मादा जनन तंत्र का भाग यहाँ पे हमारा शुक्रवाहिका होता है। शुक्रवाहिका का काम है शुक्राणुओं का वहन करना, ठीक है। अगला प्रश्न है, जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत, उम्मीद है आप जानते होंगे, आगे मैं बता दूंगा, हालांकि उत्तर कोयला है। चलिए आगे अगला प्रश्न, पवन चक्कियों का उपयोग किन कार्यों में किया जाता है। तो यहाँ यांत्रिक कार्यों में किया जाता है। इसके बाद, वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होते हैं कहलाते हैं। तो जैव निम्नीकरण कहलाते हैं, यानी पहला ऑप्शन सही है। 10वां प्रश्न देखिए, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन सी है, उसके उप उत्पाद लिखने हैं। 10वें का खा, पुष्प के बीजांड का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाना है। अगला है, जैव निम्नीकरण पदार्थ पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। आगे है 11वां प्रश्न, कायिक प्रवर्धन क्या है, उदाहरण सहित बताना है। अथवा का, इसमें अथवा भी है। मादा जनन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाना है और उसका वर्णन भी करना है। 11वां क्या खा है, लिंग गुणसूत्र किसे कहते हैं, मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को समझाना है यहाँ पे। अथवा जीवाश्म क्या है, वे जैव विकास प्रक्रम में के विषय में क्या दर्शाते हैं, ठीक है। जीवाश्म के बारे में बताना है और वो कैसे पर्यावरण को प्रभावित करते हैं वो बताना है। आखिरी प्रश्न है हमारा इस पेपर का, पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है। आमाशय और क्षुद्रांत में होने वाली पाचन क्रिया को यहाँ पे बताना है। अथवा अगर ये नहीं तो आप ये भी कर सकते हैं, पादपों में परिवहन से आप क्या समझते हैं। पौधे में जल, भोजन तथा अन्य पदार्थों के स्थानांतरण को स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो ये पूरा पेपर है। अब यहाँ पे हम सिर्फ फटाफट इसके जो भी आंसर हैं वो हम देखते जाएंगे। तो पहले का जो हमारा पहले का है उसमें अवतल दर्पण होगा उत्तर, फिर उसके खा में ओम मीटर होगा, उसके बाद जनित्र यानी जनरेटर होगा, और जो पहले का घा है वो पक्षमाभी द्वारा होगा, ठीक है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न का उत्तर देखिए। दूसरे प्रश्न में जो उत्तर है वो है क्या, उत्तल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं बैक मिरर के रूप में। क्यों करते हैं, उत्तल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा और छोटा बनता है, अतः मोटर वाहनों के लिए पीछे के विस्तृत क्षेत्र का छोटा और सीधा प्रतिबिंब उत्तल दर्पण द्वारा देखा जा सकता है। अब यहाँ पे एक प्रश्न था आपका दूसरे का खा, ठीक है। तो यहाँ पे हमको फोकस दिया था, यू निकालना था, वी हमको दिया था, ठीक है। तो फार्मूला हमको पता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। इसमें हम पूरा मान रख देंगे, मान रखेंगे तो हमारा जो आएगा -1/30 आएगा 1/u, और u बराबर हो जाएगा हमारा क्या, u बराबर हो जाएगा हमारा 30, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा उत्तर। इस तरह से सॉल्व होगा। देखिए मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करके नहीं बता रहा हूँ, मैं फटाफट आपको एक हिंट की तरह से बताता जा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको कुछ आइडिया हो जाए पेपर में उत्तर हमको लिखना कैसे है, ठीक है। चलिए, जरा दृष्टि दोष क्या होता है। देखिए, आंखों का ऐसा दोष जिसमें निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों दोष होता है, जिसमें मनुष्य दूर की वस्तु तथा नजदीक की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता। ऐसे दृष्टि दोष को हम जरा दृष्टि दोष कहते हैं। निवारण कैसे कर सकते हैं, आंख में जरा दृष्टि दोष होने के कारण समायोजन क्षमता कम हो जाती है, जिस अक्सर आंख में ऐसा दोष उम्र ढलने के पश्चात ही दिखाई देता है। इस प्रकार के दोष का निवारण करने के लिए हम 2 फोकसीय लेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। परावर्तन का नियम है आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण होता है वो बराबर होता है, ठीक है।
तो प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या हैं? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं और आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं, ये इसका नियम है। ठीक है। तीसरे का यहाँ पे एक क्वेश्चन है सॉल्व करने के लिए, जहाँ पे हमें सेंटर ऑफ कर्वेचर 20 दिया है, फोकस -10 है और पहली कंडीशन में u बराबर -5 रखना है। तो फार्मूला हमें पता है 1/f = 1/v + 1/u। इस फार्मूले में हम वैल्यू रखेंगे तो हमें v बराबर 10 मिल जाएगा। वहीं दूसरी कंडीशन में हमें जो रखना है, c हमारा 20 रहेगा, फोकस -10 रहेगा, लेकिन u बराबर -15 होगा। ठीक है। तो यहाँ पे जो पहली कंडीशन में इमेज बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, वो आभासी, सीधा, बड़ा और वस्तु से 10 सेंटीमीटर दूर बनेगा। वहीं दूसरी कंडीशन में जब हम u बराबर -15 रखेंगे तो यहाँ पे हमारा जो वैल्यू आएगा क्या आएगा, ये आएगा v बराबर -30। तो यहाँ पे जो इमेज बनेगा वो कैसा होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा, बड़ा होगा और वस्तु से 30 सेंटीमीटर दूर बनेगा। अगला लेंस के बारे में पूछा है। तो लेंस वह युक्ति है जो एक या एक से अधिक पारदर्शी माध्यमों से मिलकर बनता है। लेंस दो प्रकार के होते हैं, एक उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस के बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला होता है। यह इस पर आपतित होने वाली समांतर किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित करता है, इसीलिए इसे अभिसारी लेंस कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, उभयोत्तल लेंस, समायोत्तल लेंस और अवतलोत्तल लेंस। और दूसरा होता है हमारा अवतल लेंस। अवतल लेंस वह लेंस है जो बीच में पतला तथा किनारों पर मोटा होता है या आपतित प्रकाश की किरणों को फैला देता है, इसलिए इसे अपसारी लेंस भी कहते हैं। ये भी 3 प्रकार के होते हैं, उभयावतल लेंस, समतल अवतल लेंस और उत्तवातल लेंस। ठीक, ये है हमारा किरण आरेख। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये है हमारा क्या, इस बिंदु, ये फोकस है। ठीक, यहाँ पे हमारा वस्तु रखा हुआ है, वस्तु से एक किरण गया तो ये फोकस से होके निकल गया। ठीक, और ये केंद्र से होके जाएगा एकदम, तो ये जो इमेज बनेगा वो हमारा इस तरफ बनेगा, इस बिंदु पे। ठीक, तो ये किरण आरेख है जो हमसे पूछा गया था प्रश्न में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, तीसरे का खा। यहाँ पे हमें प्रतिरोध बताना है। तो प्रतिरोध बराबर क्या होता है, प्रतिरोध बराबर यहाँ पे होता है R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L होता है। ठीक है, रेजिस्टेंस लंबाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लंबाई बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/, क्रॉस सेक्शन एरिया यानी 1/A के। यहाँ पे दोनों को कंबाइन कर देंगे तो हमें R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A यानी R इज इक्वल टू ρL/A हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमको R1 बराबर 4 ओम दिया है, R2 हमको निकालना है। यहाँ पे R1 R2 हम मान लेते हैं, क्योंकि जब 2 रेजिस्टेंस मानेंगे तभी हमारा कंपैरिजन में वैल्यू निकलेगा। क्योंकि पहली का वैल्यू R1 में हमको क्या दिया है, R1 जब हम है हमारा R1 4 ओम है तो L1 L है, L2 L/2 है। और वहीं जब R2 हमको निकालना है तो R2 निकालना है और यहाँ पे A2 बराबर 2A है और A1 हमारा A है। ठीक, तो इस यहाँ से हम वैल्यू रख के 2 समीकरण बना लेंगे, R1 बराबर ρL/A और R2 बराबर ρL2 L/2 और 2A। ठीक, इन दोनों को हम इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 कर देंगे। ठीक, तो R1/R2 करेंगे तो हमारा 4/1 आ जाएगा। तो यहाँ से 4/1 आएगा, तो R2 की वैल्यू निकाल लेंगे तो R1/4 होगा। R1 की वैल्यू 4 है तो 4/4 = 1 ओम। ठीक है, हालांकि कंपेरिजन करते तो R2 बराबर 1 यहाँ से भी दिख रहा था, बट हमने वैल्यू को रख के ही सॉल्व कर दिया, तो आंसर हमारा 1 ओम आ जाएगा। इसके बाद अगले सवाल में पूछा था विभवांतर क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, तो वह तीसरा का 8वां वाला प्रश्न है। ठीक है, वह कार्य जो एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया जाता है को किसी धारावाही विद्युत परिपथ के 2 बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ डेफिनेशन पूछा था। इसका इकाई क्या है, इसकी इकाई है वोल्ट, विद्युत विभवांतर की इकाई है वोल्ट। तीसरे का खा देखिए, समांतर क्रम में पहले जोड़ना है। ठीक है, जो श्रेणी है हमारी उसको समांतर क्रम में जोड़ना है। तो यहाँ पे R1 R2 R3 दिया है, समांतर में 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। तो इसको जोड़ेंगे तो हमारा R बराबर इतना आएगा। अब इसके बाद श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो श्रेणी R बराबर होता है R1 + R2 + R3। तो यहाँ जोड़ेंगे तो R बराबर 60 आएगा। ठीक है,
इसके बाद चौथा क्वेश्चन था विद्युत मोटर का चित्र। तो विद्युत मोटर का चित्र ये होता है। विद्युत मोटर का कार्य सिद्धांत यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए। किसी आयताकार कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है और उसमें धारा प्रवाहित की जाती है, तो कुंडली पर बल कार्य करता है जो उसे लगातार घुमाती है। जब कुंडली घूमती है तो उसमें संलग्न धुरी भी लगती है। इस तरह मोटर को दी गई विद्युत ऊर्जा घूर्णन की यांत्रिक ऊर्जा यानी गतिज ऊर्जा में बदलती है। ठीक है, कार्यविधि यहाँ पे लिखी हुई है, आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, परिनालिका क्या होता है। ठीक, परिनालिका एक त्रिविमीय यानी 3 डायमेंशनल कुंडली होती है, कॉइल होता है। भौतिकी में परिनालिका स्प्रिंग की भांति बनाए गए तार की संरचना को कहते हैं, जिसमें से धारा प्रवाहित करने पर चुंबकीय क्षेत्र निर्मित होता है। ठीक है, ये कुछ ऐसे होता है परिनालिका। यहाँ पे आप देखेंगे ये चित्र है। ठीक है, ये जो चीज़ है ये परिनालिका है और इसमें ये तार लपेटे हुए हैं। ठीक है, ऐसे तार लपेटा हुआ है ऐसे ऐसे। ठीक, तो इसमें से जब धारा प्रवाहित होती है तो धारा जिस डायरेक्शन में जाती है वही हमारा क्या हो जाता है, वो हमारा साउथ हो जाता है और ये नॉर्थ हो जाता है। ठीक, यहाँ पे देखिए क्षण चुंबक के द्वारा हम कैसे देखेंगे, तो ये साउथ पोल है, तो ये वाला जहाँ से धारा प्रभावित हुई है ये साउथ पोल हो गया, और जहाँ से धारा आ रही है ये नॉर्थ पोल हो गया हमारा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए, तो प्रश्न नंबर 5वां का उत्तर देखिए। तो यहाँ पे पहले का विस्थापन अभिक्रिया होगा, दूसरे का धावन सोडा होगा, तीसरे का ब्यूटेनॉल होगा। ठीक, अब इसके बाद छठवें का रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। प्रत्येक रिडॉक्स रिएक्शन में 2 अर्ध अभिक्रियाएं होती हैं, जिसमें से एक ऑक्सीकरण जबकि दूसरी अपचयन होती है। ठीक है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन निष्कासित होते हैं और अपचयन क्रिया में इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं। उदाहरण के तौर पे आप यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे उदाहरण भी आपको दे दिया गया है। Zn प्लस USO4, तो ZnSO4 प्लस U बनता है, जिसमें से इस अभिक्रिया में Zn 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। ठीक है, और जो Cu है वो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। ठीक है, तो क्रमशः इसमें क्या हो रहा है, Zn का ऑक्सीकरण और फिर उस Cu का अपचयन हो रहा है, तो इसी को हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। छठवें का खा देखिए, बेकिंग सोडा बनाने की विधि। तो बेकिंग सोडा बनाने की विधि क्या है, सोडियम कार्बोनेट को ठंडे सांद्र विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करते हैं। ठीक है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट सफ़ेद ठोस के रूप में अवक्षेपित हो जाता है और नीचे बैठ जाता है, जिसको हम अलग कर लेते हैं। रिएक्शन देखेंगे इसका, तो सोडियम कार्बोनेट है प्लस CO2 और प्लस H2O, और यहाँ पे हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट हमको मिल जाता है। उपयोग है, खाने के लिए उपयोग होता है, चर्म उद्योग में उपयोग में आता है ये। छठवें का देखिए, आधुनिक आवर्त नियम क्या है। तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। विशेषताओं की बात करें तो यह आवर्त सारणी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आधारित होता है। इसमें धातु और अधातु तत्वों को पृथक कर दिया गया है। संक्रमण तत्वों को सामान्य तत्वों से अलग कर दिया गया है। तो इस तरह से बहुत सारे इसके फायदे हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के, आगे भी हैं, वो आप एक बार देख लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए पूछा गया था कि बाएं से दाएं हम जाएं तो परमाणु त्रिज्या पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु त्रिज्या बाएं से दाएं बढ़ने पर कम होती है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे IUPAC नेम लिखना था। तो पहले का है 4,4 डाईमेथिल पेंटेन 1 ओइक अम्ल और दूसरे का है 2 क्लोरोब्यूटेन 1 आल। ये है IUPAC नेम। सातवें का खा है संक्षारण पूछा था। तो धातुओं का संक्षारण यानी कोरोजन ऑफ मेटल रासायनिक क्रिया है, जिसके फलस्वरूप धातुओं का क्षय या ह्रास होता है, यानी धातु के ऊपर जंग लगता है। तो इसके निवारण के लिए देख लीजिए, यहाँ पे तरीके हैं। संक्षारण उत्पन्न करने वाले बाह्य कारकों पर नियंत्रण कर लें हम। ठीक है, जैसे नमी जहाँ पैदा होती है वहाँ नमी पैदा मत होने दीजिए, तो जंग नहीं लगेगा। तो बाह्य कारक नमी है। ठीक है, विद्युत रासायनिक रीतियों द्वारा निवारण, जैसे प्लेटिंग कर देना। संक्षारण निवारक धातु एवं मिश्र धातु का उपयोग करना। धातु के ऊपर संक्षारण निवारक अधिलेप लगाना, जैसे तेल लगा देना, ग्रीस लगा देना धातुओं पे। तो संक्षारण से, कोरोजन से बचाने के ये कुछ तरीके हैं। आठवें का पहला देखते हैं। ऐसी अपक्रिया जिसमें एक हाइड्रोजन के एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणु को एक दूसरे
कोई दूसरा परमाणु प्रतिस्थापित कर दे तो ये अभिक्रिया प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया पूछा था तो हमने बताया यहाँ पे साबुन। अब देखिए यहाँ पे साबुन के अणु ऐसे होते हैं जिनके दोनों सिरों के विभिन्न गुणधर्म होते हैं। जो उसके कण होते हैं उस पर 2 सिरे होते हैं तो उसके दोनों के अलग अलग गुणधर्म होते हैं। ठीक है, जब साबुन जल की सतह पर होता है तो इसके अणु अपने को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि इसका आयनिक सिरा जल के अंदर होता है, जबकि दूसरा सिरा हाइड्रोकार्बन पुंज जल के बाहर होता है। जल के अंदर इन अणुओं की एक विशेष व्यवस्था होती है जिससे इसका हाइड्रोकार्बन सिरा जल के बाहर बना होता है। ऐसे अणुओं का एक बड़ा गुच्छा बनने के कारण होता है जिसमें जल विरांगी पुंज गुच्छे के आंतरिक हिस्से में होती है। उसके बाद जबकि उसका आयनिक सिरा गुच्छे की सतह पर इस संरचना को मिसेल कहते हैं। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, इस पर एक सिरा जो होता है इसका बहुत चिकनाया होता है। ठीक है, तो जब भी हम साबुन लगाते हैं तो ये जो मैल होता है ना, मैल जहाँ भी होता है वहाँ को इसको ये सोख लेता है, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, और एब्जॉर्ब करने के बाद जब भी पानी इसमें पड़ता है तो पानी के साथ ये कण जो है उस मैल को लेके बाहर निकल जाता है। आगे देखते हैं 8वें का थर्ड, कार्बनिक यौगिक की वह श्रेणी जिसके सभी सदस्यों में एक ही अपक्रियाशील समूह रहता है और जिसके किसी भी 2 क्रमागत सदस्यों के आणविक सूत्र के बीच CH2 का अंतर रहता है उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। अब 8वें का अथवा वाला पोर्शन देखिए, इसमें हमको रिएक्शन लिखना था। तो पहले का रिएक्शन है एथेनॉल का सोडियम से, तो यहाँ पे सोडियम एथेनॉइड बनता है, H2 हाइड्रोजन गैस निकलता है। उसके बाद अगला था हमारा एथिल अल्कोहल का रिएक्शन होता है सांद्र H2SO4 की प्रेजेंस में 443 केल्विन पर, तो एथिलीन और जल निकलता है। इसके बाद हमारा CH4 और ऑक्सीजन का, ठीक, तो यहाँ CO2 प्लस H2O बनता है। इसके बाद एथेनोइक एसिड है, एथेनॉल है, तो हमारा बनता है ईस्टर और पानी। अगला है एसिटिक एसिड का रिएक्शन कराते हैं हम सोडियम कार्बोनेट से, तो सोडियम एसीटेट बनता है और पानी बनता है। फिर एसिटिक एसिड का रिएक्शन कराते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट से, तो हमारा सेम सोडियम एसीटेट बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O निकलता है। यहाँ पे हमारा CH3COOH जो क्षारीय KMnO4 है उसकी प्रेजेंस में रिएक्ट होता है तो एसिटिक एसिड बनता है। अब आते हैं हमारा जो है 10वें का क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो मैंने आपको बता ही दिया था। चलिए 10वें का देखते हैं। स्वपोषी पोषण के लिए प्रकाश संश्लेषण आवश्यक है। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल के प्रेजेंस में और जल के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। इस अपक्रिया में ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है, तो उप उत्पाद जो हो गया इसमें ऑक्सीजन हो गया और पानी हो गया। तो स्वपोषी की आवश्यक परिस्थितियां सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल हैं। ठीक है, तो इसमें निकलता क्या है, उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन निकलता है। यहाँ पे चित्र बनाना था, नामांकित चित्र, तो यहाँ पे देख रहे हैं बीजांड है, निभाग है, अध्यावरण है, बीजांड काय है, भ्रूण कोश है, बीजांड द्वार है। ठीक है, ये चित्र जो पूछा गया था प्रश्न में उसका नामांकित चित्र है। आगे देखते हैं 10वें का जैव निम्नीकरण। तो पदार्थों का अपघटन प्रक्रिया के दौरान बदबूदार गंध और कुछ हानिकारक गैसें उत्सर्जित होती हैं जो आसपास के जीवों के लिए समस्या पैदा करते हैं। अपघटन के दौरान यह मच्छर, कीड़े मकोड़े तथा अन्य हानिकारक सूक्ष्म जीवों के लिए प्रजनन स्थल भी बन जाता है जो कॉलेरा, दस्त आदि जैसे घातक बीमारियों के लिए जिम्मेदार होते हैं। अगला है हमारा कायिक प्रवर्धन। क्या है, जब पौधे के कायिक अंग जैसे तला, पत्ती और जड़ के द्वारा नया पौधा तैयार किया जाता है, तला नहीं है, तना है, सॉरी, ठीक है, तना, पत्ती और जड़ के द्वारा नया पौधा तैयार किया जाता है तो इसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। आगे देखते हैं, यहाँ पे पूछा गया था अथवा का प्रश्न है शायद मादा जनन तंत्र के बारे में। ठीक है, अगला प्रश्न था हमारा क्या, मादा जनन तंत्र।
तो यहाँ पे इसका चित्र है मादा जनन तंत्र का, ठीक है, नामांकित चित्र है पूरा, आप यहाँ देख सकते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं मादा जनन तंत्र के बारे में। तो मादा जनन तंत्र के मुख्य अंग दो अंडाशय, ओवेरीज जिसको बोलते हैं, अंडवाहिनियाँ होती हैं, गर्भाशय होता है, योनि होती है, वाल्व होता है। स्त्रियों में यौनारंभ जो होता है 12 से 13 वर्ष की आयु में शुरू हो जाता है। एक जोड़ी अंडाशय वृक्क के नीचे उदर गुहा के पृष्ठ तल पर चिपके रहते हैं। अंडाशय के समीप अंडवाहिनियाँ तथा अथवा इसको बोलते हैं फेलोपियन ट्यूब एक कीप की तरह शुरू होती हैं। दोनों ओर ये जो फेलोपियन ट्यूब होती हैं, फेलोपियन ट्यूब क्या है इसमें आप देख रहे हैं, यहाँ पे मैं बता दूं, ये जो है इसी को फेलोपियन ट्यूब कहते हैं, ठीक है। ये हमारा अंडाशय होता है जहाँ से अंडे निकलते हैं। चलिए, ठीक है। तो यहाँ पे की तरह से दोनों ओर से नलिकाएं जुड़कर एक बड़ा कोश बनाती हैं जिसे गर्भाशय या यूट्रस कहते हैं, ठीक है। गर्भाशय एक छोटे कोष्ठ यानी योनि में खुलता है और योनि वाल्व जिसको बोलते हैं द्वारा बाहर खुलती है। स्त्रियों में पुरुष के सीसन के समजात क्लाइटोरिस होता है। अंडाशय अंडाणु मादा युग्मक जिसको बोलते हैं तथा कुछ हार्मोन बनाते हैं। योनि लगभग 8 से 10 सेंटीमीटर मांसल नलिका है, ठीक है। 8 से 10 सेंटीमीटर की मांसल नलिका है जो संभोग के समय नरलिंग का जो सिंचन होता है उसको ग्रहण करती है। तो ये मादा जननांग के बारे में कुछ था। अब यहाँ आता है लिंग गुणसूत्र के बारे में, क्या होता है। ये गुणसूत्र केवल लिंग निर्धारित करते हैं। जंतुओं में इनका केवल एक जोड़ा होता है। मादा जंतुओं में दोनों लिंग गुणसूत्र एक जैसे होते हैं, इन्हें एक्स गुणसूत्र कहते हैं। नर जंतुओं में दोनों लिंग गुणसूत्र अलग अलग आकार के होते हैं। एक गुणसूत्र तो मादा के एक्स गुणसूत्र जैसा होता है, किंतु दूसरा गुणसूत्र अलग होता है या थोड़ा सा छोटा होता है, इसे हम वाई गुणसूत्र कहते हैं। एक्स गुणसूत्र मादा निर्धारक होता है और वाई गुणसूत्र नर निर्धारक होता है। अतः मादा में दो एक्स गुणसूत्र और नर में एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे, जैसे यहाँ पे लिंग निर्धारण जो है वो कैसे होगा। ये पुरुष है, ये मादा है, तो पुरुष में एक्स वाई है और इसमें एक्स एक्स है, ठीक है। तो इसमें शुक्राणु है, एक्स यहाँ पे है, वाई यहाँ पे है, इसका एक एक्स यहाँ पे है, एक एक्स यहाँ पे है, तो एक्स इसके पास है, ठीक। तो जब दोनों युग्मक बनाएंगे एक्स एक्स का तो फीमेल होगी, स्त्री होगी, और एक्स वाई का बनेगा तो मेल होगा। इस तरह से ये जो लिंग निर्धारण होता है इस तरह से होता है हमारे मानव में। इसके बाद आते हैं ग्रामीण पृष्ठ पे। लाखों अथवा हजारों साल पहले पाए जाने वाले जीवों के परिरक्षित कठोर अवशेष, चट्टानों पर पैरों के निशान, मिट्टी में बने मृत जीवों के सांचे आदि को हम जीवाश्म कहते हैं। अब जैसे जो भी बहुत हजारों साल पुराने जीव दबे हैं जमीन के अंदर, पेड़ पौधे जो कुछ भी हैं, ये सारे क्या हैं, ये जीवाश्मी कहे जाते हैं। अब जीवाश्म हमें जैव विकास के बारे में निम्नलिखित बातें दर्शाते हैं। क्या ऐसी कौन सी स्पीशीज है जो कभी जीवित थी परंतु अब लुप्त हो गई। तो ये जीवाश्म हमको मिलते हैं तभी हम खोज करते हैं और हमें पता चलता है कि आज से हजारों साल पहले डायनासोर थे या ये जानवर मौजूद थे। ये जीवाश्म के थ्रू ही पता चलता है हमको। जीवाश्म के कारण ही हमारे पृथ्वी के अंदर ये जो कच्चे तेल हैं, ये पेट्रोलियम ऑयल है, ये जीवाश्म के कारण ही हमको मिलता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप लिख सकते हैं उत्तर में, ठीक है, जिसको हम फॉसिल फ्यूल कहते हैं। जीवाश्म का मतलब जीवाश्म में जो ईंधन मिलता है उसको हम फॉसिल फ्यूल कहते हैं। अब यहाँ पे हमको पाचन तंत्र का चित्र बनाना था, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं पाचन तंत्र का पूरा चित्र बना हुआ है। मुख गुहा से लेके आपका मलाशय तक ये पूरा पाचन तंत्र है हमारा। अब यहाँ पे आमाशय के बारे में हमको बताना था, तो आमाशय देख लीजिए। इसकी लंबाई 25 से 30 सेंटीमीटर और चौड़ाई 7 से 10 सेंटीमीटर होती है। देह गुहा के बाईं ओर और हृदय के पास स्थित होता है। भोजन नली का अंतिम सिरा आमाशय से जुड़ा होता है, जिससे भोजन आमाशय तक पहुंचता है। आमाशय के दूसरे सिरे को पाइलोरिक सिरा कहते हैं, जो एक सिरे पर बड़ा परंतु दूसरे सिरे पर सकरा होता है। इसके सिरे पर स्थित छिद्र को
पाइलोरिक छिद्र कहते हैं। आमाशय की भित्ति में मोटा पेशीय स्तर होता है और श्लेष्मा कला का आवरण होता है, जिसमें आमाशयी ग्रंथि होती है। इससे जठर रस यानी जो गैस्ट्रिक जूस होता है वो निकलता है। इसके बाद यहाँ पे क्षुद्रांश क्या होता है? क्षुद्रांश को हम स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। यह ग्रहणी के नीचे भाग से प्रारंभ होती है। यह नली 5 से 7 मीटर लंबी होती है, अतः कुंडलित होती है, यानी ऐसे लपेटी हुई होती है कॉइल के आकार में, अथवा उदर गुहा में पड़ी होती है। क्षुद्रांत की भित्ति में आंत्रिय ग्रंथियां होती हैं, जिनसे पाचक आंत्रिय रस निकलते हैं। इसकी भित्ति में अनेक छोटे छोटे उंगली के आकार के रसांकुर होते हैं, जिन्हें विली कहते हैं। ये क्या करते हैं? ये अवशोषण की सतह पर बढ़ाते हैं, या अवशोषण को सतह पर बढ़ाते हैं, यानी जो भी भोजन हमारा इन आंतों से गुजरता है इससे क्षुद्रांश होके, तो विली क्या करते हैं? ये वहाँ से हमें पोषण को खींचते हैं, ऊर्जा को खींच के हमारे शरीर तक पहुँचाते हैं। पादपों में आंतरिक परिवहन, तो कैसे क्या है ये? जड़ों में मूल रोम द्वारा अवशोषित जल व उसमें घुले लवण तथा पत्तियों में बने खाद्य पदार्थों को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाने के लिए सभी पादपों में चालन नलिकाओं से निर्मित पादप वहन तंत्र होता है। ये नलिकाएं 2 स्वतंत्र तंत्र बनाती हैं। एक होता है जाइलम तंत्र वाहिका, दूसरा है फ्लोएम तंत्र वाहिका, जो मृदा से प्राप्त जल व खनिज को जड़ से पत्तियों तक वहन करती है। इसको जाइलम कहते हैं। जा से जाइलम, जा से जल, बस इतना याद रखिए, ठीक है। फ्लोएम वाहिका जो पत्तियों से प्रकाश संश्लेषण द्वारा बने खाद्य उत्पादों को पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाती है। तो ये कार्य है पादप के परिवहन का। पौधों में जल तथा खनिज का स्थानांतरण, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे मूल रोम खनिज लवणों जैसे पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, नाइट्रेट, फॉस्फेट आदि आयनों के रूप में अवशोषण विधि द्वारा करते हैं। मूल रोमों से जल और लवण जाइलम वाहिनियों में पहुंचते हैं। जाइलम वाहिनियां मोटी दीवारों और नलिकाओं कोशिकाओं की बनी होती हैं। जाइलम वाहिनियां एक दूसरे से जुड़कर नलिकाओं के रूप में जड़ के एक छोर तक पहुंचती हैं। तो यहाँ पे जो जाइलम के द्वारा जो वाहन होता है वो जल इस तरह से जड़ों के द्वारा आता है पत्तियों तक, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये संवहन उत्तक है। संवहन उत्तक यहाँ जल था, जल को अवशोषित किया मूल रोम के द्वारा। उसके बाद ये संवहन उत्तक क्या करते हैं? धीरे धीरे इस जल को ऊपर की ओर पहुँचाते हैं। खनिज लवण जो भी है ये पौधे के हर हिस्से में पहुँचाते रहते हैं, ठीक है। तो परिवहन और स्थानांतरण की क्रिया जो हमारा प्रश्न था उसका उत्तर ये है। तो ये संपूर्ण पेपर आपका हल हो गया है। कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये एक आइडिया था कि अगर कैसा पेपर आपका बोर्ड में आएगा और उसका उत्तर आप कैसा लिखेंगे। बहुत बड़ा उत्तर लिखने की ज़रूरत नहीं है, जितना प्रश्न पूछे एग्जैक्ट उतना ही लिखिए, क्योंकि बहुत 2 नंबर के प्रश्न के लिए अगर बहुत बड़ा उत्तर आप लिखेंगे तो आपको नंबर मिलेगा 2 ही और आपका समय खर्च हो जाएगा ज़्यादा, ठीक है। तो बहुत टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा रखिएगा। पेपर आप लोग का बहुत ही बढ़िया होगा और पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।